Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're gonna cover the most important issues of the day. First article is regarding TB elimination program. Then geomapping of rubber tree के बारे में second article है and third article spices के बारे में है. इन आर्टिकल्स को एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले टीबी को समझते हैं. देखिए टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज है. बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. अब टीबी की बात की जाए तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि कफ, स्नीज और बोलते समय एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है. अब टीबी दो टाइप के आप देखते हैं. वन इज लेटेंट टीबी जिसके सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते, वेयर एज एक होती है एक्टिव टीबी जिसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट में स्वेट, वेट लॉस एंड इवन फीवर, कफ के साथ ब्लड आना. ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं. अब यहां पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 26 लाख के करीब आपको एक्टिव टीबी केसेस 2024 में देखने को मिले थे, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 27% है टीबी पेशेंट की. इंडिया में हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग टीबी के कारण मरते हैं एंड लगभग 1.3 लाख लोगों को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी बोल सकते हैं, मल्टी तो नहीं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. अब देखिए अगर टीबी की बात की जाए, लेटेंट टीबी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं. एक्टिव टीबी को हम फिर भी हैंडल कर सकते हैं. अब यहां पे बीसीजी वैक्सीन या कुछ प्रिवेंटिव थेरेपीज के थ्रू आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या मास्क जो होता है उसको वेयर करके पहन के आप टीबी से बच सकते हैं. अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहते हैं कि भी हम टीबी की स्क्रीनिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि इसके केसेस की डिटेक्शन इंप्रूव हो सके. इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किए जाएंगे, एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज किया जाएगा ताकि रिपोर्टिंग बढ़िया हो, टाइमली ट्रीटमेंट मिले और टीबी के पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सके. तो यहां पर डिटेक्शन ऑफ अनडायग्नोसिस टीबी केसेस के बारे में बात की गई, जहां पर जो लेटेंट टीबी के केसेस हैं उनको कैसे बेटर वे में डिटेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर फोकस रहेगा. स्क्रीनिंग हाई रिस्क ग्रुप जैसे एचआईवी के जो पेशेंट्स हैं, स्मोकर्स हैं, इनके अंदर टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा. देन हम डायग्नोसिस में जो डिले देखने को मिलता है उसके कारण जो कई बार टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उसको दूर करने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे एंड अर्ली डिटेक्शन के लिए टीबी पॉजिटिव पेशेंट्स को हम यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट और बाकी चीज़ों के थ्रू इंश्योर करेंगे कि टाइमली टेस्ट मिल सके. बट इन सभी इनिशिएटिव का बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पे ये कहा जा रहा है स्क्रीनिंग रेट वही 3.8% का चल रहा है जो आपका एनुअल रेट था, तो जिसकी वजह से अभी के टाइम पे इस स्कीम की इफेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं. अब देखिए 2024 दिसंबर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहां पर 455 डिस्ट्रिक्ट और 33 स्टेट्स के और यूटी के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाना था. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ यहां पे नीति आयोग एंड आपका नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है. अब देखिए टीबी को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो मेजर स्कीम्स लॉन्च की है उसमें नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जहां पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सर्वेलेंस के बारे में हमने बात की है. 2030 तक हमें इसे अचीव करना है. वैसे हमने एम लिया था 2025 का, बट कोविड-19 के कारण हम उस टारगेट को शायद अचीव नहीं कर पाएंगे. मोर ओवर हम निक्षेप पोषण योजना के तहत 500 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं टीबी पेशेंट्स को, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने के लिए, एंड मोर ओवर मॉनिटरिंग इससे बेटर होगी. देन मिशन टीबी फ्री इंडिया, मतलब इसमें अगेन 2025 तक हमने टीबी को खत्म करना था इंडिया से. वैसे WHO एन टीबी स्ट्रैटेजी 2014 में लॉन्च की गई थी. टीबी से रिलेटेड डेथ्स में 90% रिडक्शन इनका टारगेट है. टीबी इंसिडेंट्स को कम करना 80%, ये भी इनका यहाँ पे टारगेट है. तो ये आपको टीबी के बारे में चीजें जाननी इंपॉर्टेंट थी. आइए अब बात करते हैं यहां पर रबर बोर्ड और रबर से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में. देखिए आज के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है रबर की कल्टीवेशन के लिए क्या मेजर कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होती है, किस तरह की सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. बट अभी हम बात करते हैं यूरोप के एक स्टैंडर्ड के बारे में. देखिए यूरोप ने एक स्कीम निकाली, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जो कि
डिफॉरेस्टेशन फ्री ईयू मार्केट के ऊपर फोकस करती है और ये इनकी बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी 2030, फॉरेस्ट स्ट्रैटेजी 2030 एंड यूरोपियन ग्रीन डील से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इन लाइन और इन सिंक है। अब यहां पर करा क्या गया, लेट्स से आपके पास एक खेत है, उस खेत में से रबर आप उगा रहे हैं। अब अगर ये खेत 2020 से पहले डिफॉरेस्ट किया गया तो कोई बात नहीं, बट 2020 के बाद अगर इसको डिफॉरेस्ट किया गया है, मतलब जंगल काट के आपका खेत बना है, तो इस केस में यहां पे 9%, 3% और 1% का पेनल्टी लगाया जा सकता है, मतलब टैरिफ लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी में वो कंट्री आ रही है, जैसे लो स्टैंडर्ड एंड हाई रिस्क। तो यहां पे अगर इन केस कंप्लायंस नहीं होती है तो उस केस में 4% का एनुअल टर्नओवर के ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है एंड इवन यहां पर उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से कुछ समय तक बाहर भी निकाला जा सकता है। अब इस चीज से इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत डीप इंपैक्ट पड़ना था, बिकॉज रबर, पाम ऑयल, सोया, केटल, वुड, कोकोआ, कॉफी, इन सभी रेगुलेशंस के लिए, मतलब इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज को कहा गया था कि आप ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज कीजिए, कि अगर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि भी आपका जो प्लॉट है उस पर किसी भी तरह की डिफॉरेस्टेशन नहीं की गई है और उससे आपका प्रोडक्ट निकला है, तो उस केस में आपके ऊपर किसी भी तरह का पीनल प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने स्टार्ट किया इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर फ्रेमवर्क। अब यहां पे सस्टेनेबल, ट्रेसेबल एंड कंप्लायंट हम रबर प्लांटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां पर जियो मैपिंग के थ्रू हम ओनरशिप, बाउंड्रीज, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां हमारा फोकस ये है कि डिफॉरेस्टेशन फ्री लैंड का जो सोर्स है उसको हम ट्रेस कर सकें। देन सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, जहां पर हम ट्रेसेबिलिटी को और बेटर करना चाहते हैं कि भाई आप अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप देख सके कि भाई वो किसी भी तरह की डिफॉरेस्टेशन से नहीं आया। फिर हम सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड करेंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होंगे। मोर ओवर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे बेस्ट पेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग को वो प्रमोट कर सकते हैं एंड इससे कहीं ना कहीं आप एक प्रीमियम प्राइस भी अटेन कर सकते हो बाहर की मार्केट में। अब इसी के अंडर हमने क्या किया, इसके अंडर हमने अभी एक डिजिटल मैपिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है लैंड एरिया का थ्रू सैटेलाइट और जीपीएस और जीआईएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे डिफॉरेस्टेशन फ्री सर्टिफिकेशन के लिए हमें हेल्प मिल सके, ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रबर प्रोडक्शन में हम इंप्रूव कर सके एंड हम यहां पे रिड्यूस कर सके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, कहीं ना कहीं जो लाइक सस्टेनेबल रबर प्लांटेशन है हम उसको प्रमोट कर सके। अब अगर बात की जाए, इंडिया 6th लार्जर प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। कहीं ना कहीं केरला, त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका ये मेजर स्टेट्स है जहां से हम अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा रबर को प्रोड्यूस करते हैं। अब इंडिया में रबर के रिलेटेड सभी मैटर को डील करता है आपका रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है, जो कि लाइक प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, मार्केट एक्सेस को इंश्योर करता है। तो ये अभी इस स्कीम को भी इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर फ्रेमवर्क, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाइसेस। स्पाइसेस मार्केट की बात की जाए तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, बट स्टिल ग्लोबल मार्केट में, सीजनिंग मार्केट में हमारा जो शेयर है वो 0.7% है। चाइना का 12% है, यूएस का 11% है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो शेयर है वो इस मार्केट में इंक्रीज करे। खासकर जो स्पाइसेस का हमारा एक्सपोर्ट है वो काफी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल स्पाइसेस मार्केट के। बट हम चाहते हैं कि इसको हम बढ़ा के 70% तक लेके आए और 2030 तक ये $10 बिलियन की हो जाए, जहां की अभी ये आपका $4.5 बिलियन के आसपास है। वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड आपका वर्ल्ड स्पाइसेस ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो स्पाइसेस मार्केट को हैंडल करता है, जिसमें फार्मर्स, प्रोसेसर्स, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स सभी आ जाते हैं एंड इवन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें साथ में काम करता है ताकि प्रोडक्शन क्वालिटी और सेफ्टी
एंड सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर सकें। अब यहाँ पे ये ट्रेन करते हैं फार्मर्स को अबाउट पेस्टिसाइड को कैसे कंट्रोल करें, आप कहीं ना कहीं रेजिड्यू को कैसे मैनेज करें, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे आप हैंडल करें, हाइजीन सिस्टम को आप कैसे बिल्ड करें, उन सभी चीज़ों से ये डील करता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना रखा है, दैट इज स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये अगेन मार्केट को कैसे एक्सपैंड करें, वैल्यू एडिशन को कैसे प्रमोट करें, कैसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करें इंडिया में, कैसे इनोवेशन हम इस सेक्टर में प्रमोट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अब हॉर्टिकल्चर या स्पाइसेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने जैसे नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसको लॉन्च किया। जैसे इसमें हमारा स्पेशल फोकस है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस के ऊपर। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जहां पर ऑर्गेनिक स्पाइसेस को प्रमोट कर रहे हैं। देन प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, यहां पर फूड प्रोसेसिंग जो है स्पाइसेस के अंदर, उसको कहीं ना कहीं इन्हांस करने की बात की गई। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर फोकस करती है आपकी। तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी है। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।